जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आम तौर पर जो सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता से को जो जानना चाहिए कानून के बारे में, कानूनी मदद लेने के बारे में, उन मुद्दों के बारे में चर्चा होती रही है। इसमें सीनियर जजेज आते रहे हैं, एडवोकेट्स आते रहे हैं और एक्सपर्ट्स आते रहे हैं, जो अलग अलग पहलुओं पर जानकारी देते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक हैं वो जानकारी आगे वाले को अपने जान पहचान के अपने परिचित लोगों को भी देंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था की है जालसा नालसा की, वैधानिक विधिक प्राधिकारों की, उन विधिक प्राधिकारों से आप मदद ले करके न्याय पा सकें। कानून की बात में आज हम बात करेंगे महिलाओं और बच्चों के जो कानूनी संरक्षण प्राप्त हैं उनके बारे में। हम सभी जानते हैं कि लगभग आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं के बगैर पुरुष की कल्पना नहीं की जा सकती है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, संविधान उन्हें बराबरी का दर्जा देता है। बच्चे हमारे भविष्य हैं, उन बच्चों के बारे में सरकार ने क्या क्या व्यवस्था की है, कानून से क्या क्या व्यवस्था है, संविधान में उनके लिए क्या क्या प्रावधान है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सुनील कुमार सिंह जी, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं। आपका स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद। हाँ, एक तो पहली चर्चा मैं आपसे करूं कि भारत का संविधान महिलाओं और बच्चों के बारे में क्या क्या प्रावधान करता है, फिर कानून के बारे में हम लोग बात करते हैं, और ये बनाने का उद्देश्य क्या है प्रावधान का। महिलाओं और बच्चों को, चूंकि ये इनको समाज में वो स्थिति या वो अधिकार प्राप्त नहीं है, तो उन्हें कुछ अधिकार प्रदत्त किए गए हैं जो कि फंडामेंटल राइट हैं जी। और ताकि उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सके। और जैसे नौकरी में महिलाओं को विशेष छूट दी जाती है, उनके लिए रिजर्वेशन किया जाता है। बच्चों के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं और उनकी विशद चर्चा तो अभी मैं जैसे कि मान लिया जाए कि महिलाएं हैं, तो महिलाओं को एक समानता का दर्जा है, और इधर हाल के दिनों में अगर हम देखें पिछले 20 सालों में, तो शायद ही कोई जगह होगी जो कम्प्लीटली पुरुषों के लिए सुरक्षित हुआ करता था जहां महिलाएं नहीं हों। युद्ध में जाने से लेकर के सब जगह, और उन्होंने लड़ करके लिया, ऐसा नहीं है। और संविधान में चूंकि यह प्रावधान था समानता का, इसलिए वो मिला भी। उसी तरह बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन का जो प्रावधान है, पोक्सो एक्ट जो है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अपने दर्शकों को जताना चाहेंगे कि महिलाओं को, जैसे न्याय के मामले में ही ले लिया जाए, तो जो विधिक सेवा प्राधिकार है, उस प्राधिकार के तहत जो कानूनी सहायता दी जाती है, उसमें उनको फीस से छूट है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जा करके अपना आ सकती हैं। तो इस तरह के प्रावधानों के बारे में कुछ जानकारी दें कि क्या क्या है। जैसे हमारे झालसा द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं जी, उसमें महिलाओं को शिक्षा मिले, उनको रोजगार का अवसर मिल सके, उनकी उस सोसाइटी में जो स्थिति है उसको कैसे अपलिफ्ट किया जा सके, उनको कैसे एडुकेट किया जा सके, उन्हें कैसे जो घटना घट रही हैं अभी जो सामाजिक परिवेश है उनमें कैसे उनको आगे लाया जाए, उनके जो अधिकार हैं उसके प्रति उन्हें अवेयर किया जाता है ताकि वे अपने अधिकारों को जान सकें और आगे आ सकें। ये संस्थानों में उसके लिए जैसे मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। सपोज कीजिए कि कोई महिला है, अगर कहीं किसी केस में वो आ रही है, निर्धन है, साक्षर नहीं है, तो उसके मदद के लिए लीगल एड पे उन्हें अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है, अधिवक्ता दिया जाता है ताकि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। जैसे संस्थान हैं अलग अलग गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल दोनों में, वहाँ पर कुछ कमिटीज़ बनाने का प्रावधान है कि महिला अगर काम कर रही हैं तो वो कमिटीज़ क्या है, ये कमिटी उसका महत्व क्या है। जैसे कहीं भी महिलाएं काम कर रही हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनका शोषण होता है, चाहे वो मानसिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, उससे
उसकी उनकी रक्षा करने के लिए हर जगह एक कमेटी होती है जिसके पास उनका जो भी ग्रीवांस है, जो भी शिकायत है, अगर उनके साथ कहीं छेड़छाड़ होती है, कहीं हरासमेंट होता है, तो वो उस कमेटी को इन्फॉर्म कर सकती हैं। वहाँ इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के आधार पे उनको संबंधित जो पीड़ित होता है जी 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 मदद मिलती है, कार्रवाई पीड़क जो है, पीड़क को कार्रवाई होती है। जो व्यक्ति जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने उनके साथ कोई घटना किया है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही जगह पे ये मैंडेटरी है, दोनों जगह पे रखना जरूरी है। जैसे मजदूरी के मामले में मान लिया जाए कि जो श्रम कानून है, श्रम कानून में यह है क्या कि महिलाओं के लिए अलग मजदूरी होगी, कम मजदूरी होगी, या क्या है प्रावधान? ये हमको जहाँ तक मालूम है कि समान मजदूरी देना है, कोई महिला पहले ये डिस्पैरिटी थी जी, लेकिन अब वो संशोधन करके ऐसा कर दिया गया है कि महिला पुरुष दोनों एम्प्लॉय को समान वेतन देना और अतिरिक्त सुविधाएं भी उनकी लिए देनी है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, अगर उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्था करनी होती है। और अगर मैटरनिटी है तो मैटरनिटी बेनिफिट उनको देना पड़ेगा। मैटरनिटी लीव और ये मैटरनिटी जो भी रिलीफ है उनको मिलेगा, वो उनको मिलेगा। मैटरनिटी लीव भी उनको मिलेगा। अगर वो मान लीजिए कोई गर्भ धारण किए हुए हैं तो उनको मैटरनिटी लीव वगैरह की भी सुविधा है, वो सुविधा है। अगर कहीं उनको नहीं मिल रहा है इस तरह की सुविधाएं, गवर्नमेंट्स में आमतौर पर यह कम होता है, लेकिन गवर्नमेंट्स में जब से ठेके प्रथा पर काम होने लगी है तब वहाँ भी उसी ढंग से होने लगा है, ठेकेदार जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो उनको न्याय पाने के लिए, अपनी मजदूरी का हक पाने के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? जो उनके लिए प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस के हिसाब से उनको सुविधाएं मिले, वहाँ नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है तो किसको वो अप्रोच करें? वो लेबर डिपार्टमेंट के पास वो शिकायत लेके जा सकती हैं, लेबर डिपार्टमेंट के पास शिकायत लेकर के जा सकते हैं, वहाँ उनको रिलीफ मिलेगा। वहाँ से नहीं मिलता है तो फिर हायर अथॉरिटी के पास वो जा सकते हैं अपने शिकायत को लेकर के। जैसे ईव टीजिंग का बहुत लंबे समय से चल रहा है, जिसमें कि बहुत सारे कानून नए बने, तो क्या है ईव टीजिंग, क्या है और कैसे है? देखिए, ईव टीजिंग वो आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत ये उपबंधित है कि अगर कहीं किसी महिला के प्रति क्रिमिनल फोर्स अप्लाई किया जाता है, उसका पीछा किया जाता है, या उसके दुपट्टे को खींच लेना या डिसरोब करना या उसका लगातार पीछा करते जाना, तो ये सारे उपबंध हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354B, 354C, D एटसेट्रा, जिसमें कि दंड का उपबंध है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। और ये गंभीर संस्थानों को क्या प्रावधान करने हैं कि ईव टीजिंग नहीं हो? जैसे कि टेक्निकल कॉलेजेस में या कॉलेजेस में जहाँ की बहुत ज़्यादा रैगिंग होती थी, वहाँ रैगिंग से बचने के लिए वहाँ प्रावधान किए, तो उस तरह से कोई व्यवस्था है क्या इनके लिए? एंटी रैगिंग लॉ भी है, एंटी रैगिंग एक्ट भी बना हुआ सारे इंस्टीट्यूशन में। एंटी रैगिंग में तो सारे आते हैं, रैगिंग जितने लोगों का करते हैं, चाहे वो लड़के हों लड़की हों, स्पेशली गर्ल्स के लिए ईव टीजिंग का अगर ये केस आ रहा है तो फिर वो उसके लिए अलग से तो जो कमेटी होगी वो उसको देखेगी, और रैगिंग अगर होता है तो उसके लिए रैगिंग के लिए जो कमेटी बनी है इंस्टीट्यूशन में वो उसको देखेगी। तो वहाँ अगर उसके कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जा रहा है या दबाने की कोशिश की जा रही है तब तो फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट जिस जुरिस्डिक्शन में वो इंस्टीट्यूशन है वहाँ के कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है। आमतौर पर महिलाएं डरती हैं इस बात से कि वो सामाजिक होने की वजह से उनको परेशानी होगी, फिर घर वाले भी परेशान करेंगे, क्यों ऐसा कर दी, शादी नहीं होगी, फलाना नहीं होगा, ढकाना नहीं होगा। इन सब से बचते हुए क्या रास्ता हो सकता है कि दोषी की जांच करके कार्रवाई भी हो और वो सामने भी नहीं आए? जैसे कि जहाँ तक हमको याद है कि सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट से कई रूलिंग्स हैं कि उनके पहचान नहीं दी जाए, मीडियाज़ में उनकी पहचान। ऐसा है कि इसके संबंध में मैं आपको बताऊँ कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, जो ये कहता है उसमें कि अगर कहीं किसी बच्चे का जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, बच्चे उसमें जी, तो अगर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं और उनके साथ कहीं मान लीजिए सेक्सुअल असॉल्ट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, या किसी अथॉरिटी के द्वारा अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है या सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो उसके लिए क्या है कि
जो पनिशमेंट प्रेस्क्राइब किया गया है पॉक्सो एक्ट में, वो बहुत थोड़ा सा पॉक्सो को क्लियर किया जाए, हम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। हाँ। इसलिए भी समझाना चाहते हैं कि एक भय हो। जरूर जरूर ताकि ये जरूर काम- जरूर ऐसा है जी। कि पॉक्सो एक्ट का इनेक्टमेंट ही इसलिए किया गया, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। जी। तो जो बच्चे जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जिनके साथ मान लीजिए छेड़छाड़ होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, या उसके प्रति सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो उसकी सूचना जरूरी नहीं है कि जो पीड़ित है वही किसी न्यायालय को देगा या पुलिस को देगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मीडिया का आदमी हो, कोई आदमी हो जिसके सामने वो घटना घट रही है, तो वो उसकी सूचना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को देगी, पुलिस स्टेशन उस पर एक्ट अपॉन करेगी, और फिर वो मैटर कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस करेगा, उस ऑफेंडर को प्रोड्यूस करेगा, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगा, और कोर्ट फिर ये देखेगी कि साहब ये इसने, और उसमें जो पनिशमेंट दिया गया है वो पनिशमेंट 5 एंड अबव है, लाइफ सेंटेंस तक उसमें पनिशमेंट है। जैसे उसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, और भी असॉल्ट है, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, तो इन सारे में पनिशमेंट बहुत अधिक। निर्भया कांड के बाद इसमें क्या? जी। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि हर स्टेट में हाई कोर्ट विथ कंसल्टेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट को ये करती है, डेजिग्नेट करती है, अच्छा। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सच टाइप ऑफ ऑफेंस, ऐसे ऑफेंस के लिए जहां की उसका स्पीडी ट्रायल होता है, साल भर के अंदर उसका ट्रायल हो जाना है। तो उसके सामने जब एग्रीड लड़की को लाया जाता है या जो बच्चे हैं उसको लाया जाता है, तो उसका जब भी ट्रायल होगा इन कैमरा होगा। अच्छा। उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगा, मीडिया भी उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, और इन कैमरा होगा, और कोर्ट के सामने जब उसका ट्रायल हो रहा है उस केस में, तो उसका रिकॉर्डिंग चाहे पुलिस करे या मजिस्ट्रेट करे, तो वो जब भी उसका रिकॉर्डिंग करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स करेगा, या उसके जो सगे संबंधी है उसके सामने उसका एग्जामिनेशन करेगा। जब वो कोर्ट में गवाह देने के लिए आएगा बच्चा, तो फिर वहाँ उसको चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। ये उसको भय नहीं होना चाहिए कि हम कोर्ट में आए हुए हैं। जो भी पुलिस उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी वो यूनिफॉर्म में नहीं होगा, ताकि उसको हम एक ऐसा वातावरण दे सकें कि वो मुक्त होकर के और फ्रीली अपनी बात को कह सके। जरूरत पड़ेगा तो इन कैमरा भी उसका ट्रायल होगा, चैम्बर में भी उसको यह लगे कि हमारे साथ जो खड़े हैं लोग, हमारे साथ हमारी मदद के लिए खड़े हैं, और उसका वीडियोग्राफी भी होगा उसके स्टेटमेंट को जो रिकॉर्ड किया जाएगा। और उसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे मैटर में सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाए, तो फ्रीक्वेंटली अगर ये दिखाया जाए कि साहब ऐसे कांड में, जैसे निर्भया कांड को आप लीजिए, निर्भया कांड को मीडिया ने इतना उछाला, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसको इतना उछाला कि संपूर्ण देश के लिए ये एक बर्निंग टॉपिक बन गया, और कंपेल होना पड़ा, जो भी स्टेक होल्डर थे उनको कंपेल होना पड़ा, और उनको सीरियस एक्शन लेना पड़ा हर स्तर पे। तो लोगों को अवेयर किया जाता है कि ताकि देखिए आपके साथ हम खड़े हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, केवल आकर के आपको अपनी बात कहनी है। तो ये इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, स्पेशली गर्ल्स हैं, लड़की हैं, उनकी सुरक्षा होती है। सोसाइटी में एक डिटरेंट मैसेज जाता है कि अगर हम इस तरह की घटना करेंगे तो हमको लाइफ सेंटेंस होगा। और ऐसे केसेस में क्या होता है, सपोज कीजिए कि अगर 376 में भी केस आईपीसी का रिपोर्ट हुआ है उसी एक्यूज्ड के खिलाफ, और पॉक्सो एक्ट के तहत भी उसका अगर ट्रायल चल रहा है, दोनों साथ साथ ट्रायल चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो मैक्सिमम जिसमें पनिशमेंट प्रेस्क्राइब है वही पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। दोनों में हम गिल्टी होल्ड करेंगे, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट हम उसको प्रेस्क्राइब करेंगे। अब पॉक्सो के साथ एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें कंपनसेशन जजमेंट हम जैसे ही करेंगे, चाहे उसकी सजा हो, रिहा हो, या उसको हम डिस्चार्ज कर दें, उसके बाद हम उसको कंपनसेशन अवार्ड करते हैं। एक तो जैसे ही एफआईआर हुआ उसके बाद कभी भी वो इंटरिम कंपनसेशन के लिए हमको कह सकती है। अगर वो नहीं करती है तो सुओ मोटो कोर्ट को
अधिकार उसमें है। उसको इंटरीम कंपनसेशन देना है ताकि वो अपने केस को प्रोसीड कर सके, और इसमें वो अपने केस को प्रोसीड कर सके इसके लिए वो अलग से लीगल एड से भी उसको लॉयर दिया जाता है, उसको देखते हुए, और उसका जब भी जो भी एविडेंस होगा, जब भी कुछ होगा, इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स होगा। तो इस तरह की घटनाओं में आम तौर पर मेडिकल एड की जरूरत पड़ती है तुरंत, आम तौर जरूर साइकोलॉजिकल एड की जरूरत पड़ती है कि साइको जो है उसको ये किया जाए। तो ये दोनों चीजें ऑन पेमेंट भी होता है और गवर्नमेंट और कोर्ट भी व्यवस्था कर सकती है, तो वो तुरंत उसको मिले, उसके लिए उसको ये पैसा चाहिए या उसके लिए व्यवस्था चाहिए, वो किसकी जवाबदेही बनती है? वो क्लेम करे या कोर्ट खुद देखता है कि नहीं इनको तुरंत ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए? कई मामलों में हमने देखा है, ये खूंटी का जो मामला था उसमें देखा है कोर्ट ने खुद ऑर्डर किया कि भाई इनका सबसे पहले जो है साइको वो कराइए, ताकि काउंसलिंग जब तक नहीं होता है तब तक ये बात करने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरह क्या व्यवस्था? वो ट्रायल मैंने किया है, वो ट्रायल मैंने किया, ऑल्दो हम उसको कंक्लूड नहीं कर पाए, इन द मीन टाइम मेरा ट्रांसफर हो गया। जैसे ही कंपनसेशन का हम ऑर्डर करते हैं, चाहे वो इंटरिम कंपनसेशन हो चाहे कंपनसेशन हो, जब भी हम अवार्ड करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को एकदम मैंडेटरी है, ड्यूटी बाउंड है कि 1 महीने के अंदर विक्टिम कंपनसेशन फंड से उसको वो पे कर देना है। अच्छा, सरकार करती भी है एक्सिक्यूटिव, और वो फंड हमेशा अवेलेबल रहता है, उसमें कहीं से कोई बाधा नहीं आती है। थोड़ी सी कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन उसको कोई परेशानी हम तो नहीं। जिनके लिए बात कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, उनको क्लेम करना पड़ेगा या कोर्ट बाउंड है कि कोर्ट करे? जरूरी नहीं है कि वो करे। और अगर कोर्ट नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उनका कोई भी शुभचिंतक जो है वो कोर्ट को बता सकता है कि भाई देखिए इनके साथ ऐसी मजबूरी है, इनको मेडिकल एड पहले चाहिए और मेडिकल एड की व्यवस्था की जाए। मैंने कहा ना कि वो क्लेम करे ना करे, कोर्ट सुओ मोटो उसको इंटरिम कंपनसेशन देगी ताकि उसका इलाज हो सके। साइकोलॉजिकली जो वो अनसेफ फील कर रही है या जो मेंटल ट्रॉमा है, इसको दूर किया जा सके, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए वही इंटरिम मेंटेनेंस से ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल इंटरिम कंपनसेशन जो हम अवार्ड करते हैं उससे उसका काम होगा। तो हम अपने दर्शकों को यह बताएं कि अगर इस तरह का कोई भी मामला होता है तो कोर्ट करता ही है, और अगर कहीं किसी कारण से नहीं हो रहा है तो कोर्ट को सिर्फ याद दिलाएं, कोर्ट से उनकी व्यवस्था हो जाएगी, निश्चित रूप से, और ये उनका राइट है। जी हाँ, एकदम प्रसाद नहीं है, राइट बनता है। नहीं, एकदम नहीं, ये कृपा नहीं है कोर्ट का, हम ड्यूटी बाउंड है, हमको देना है, उनको मैंडेटरी है, हमको देना है, उनको कंपनसेट करना है। क्योंकि देखिए इस तरह की घटना में क्या होता है कि समाज में उसकी जो एक इज्जत प्रतिष्ठा होती है वो तो बहुत ही, उसको भी हमको देखना है, उसकी इज्जत प्रतिष्ठा को भी देखना है। वो सपोज कीजिए कहीं स्कूल में पढ़ रही है, उसका स्कूलिंग खत्म हो जाता है, एक मेंटल ट्रॉमा में चली जाती है, वो उसका जो एक मेंटल फिजिकल जो ये हुआ लॉस, जो हुआ, जो इंजरी हुआ, उसको हम इन सारे चीजों से तो कुछ कंपनसेट कर सकते हैं ना। पर्पस उसका वही है, पर्पस उसका वही है, अब डिग्निफाइड वे में वो अपनी जिंदगी जी सके, शुरुआत कर सके। और हम लोग ऐसे मामले में कोर्ट में बूस्टअप करते हैं, जो बच्चे आते हैं उनको हम लोग काफी काउंसलिंग करते हैं। हम लोग केवल ये नहीं कि मैकेनिकल वे में ट्रायल नहीं करते हैं, हम लोग उनको बैठा करके उनसे पूछते हैं, अच्छे से बात करते हैं, उनको ये फील नहीं होने देते हैं कि हम अथॉरिटी हैं, उनको ये फील हो कि नहीं, हम जिनके पास बैठे हैं वो हमारे हेल्प के लिए खड़े हैं, हमारी मदद करेंगे, वो इस बात का हमें से होता है। लेकिन ऐसे मामले में भी अगर कहीं से कोई मान लीजिए एक्यूज्ड या ऑफेंडर अगर जुवेनाइल है, अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो फिर उसका ट्रायल जो होगा वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से ट्रायल होगा। अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से ट्रायल होगा तो फिर उसको हम लाइफ सेंटेंस और डेथ सेंटेंस नहीं पास कर सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। तो इन सारे चीजों को भी ध्यान में रखना होता है, इन सारी चीजों को। नहीं, कुछ चीजें हम एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में बच्चों के संरक्षण के लिए व्यवस्था है, मिड डे मील है, बच्चों के संरक्षण के लिए व्यवस्था है, ये क्या नाम है, कम उम्र में शादियां नहीं हो, बालिग होने पर ही शादी, ये सारी व्यवस्था है। तो वैसी व्यवस्था में क्या प्रावधान क्या है, और वो अगर उनको लगता है कि हमको मिड डे मील नहीं मिल रहा है, हमको जो है वो किताबें नहीं मिल रही हैं, हमको जो 25% रिजर्वेशन है बीपीएल के अंदर होने पर हमको कि हम जाके एडमिशन ले सकें किसी अच्छे स्कूल में, वो हमको व्यवस्था नहीं मिल रही है। तो ये हक पाने के लिए उनको कहाँ जाना चाहिए, किससे करना चाहिए? पहले तो प्रॉपर अथॉरिटी अगर डील करता, उनके पास ऐसा है कि ऐसे सारे मामले प्रशासनिक स्तर पे व्यवस्था की जाती है इनकी, चाहे वो मिड डे मील हो
या बुक्स वगैरह हो, या फिर आंगनबाड़ी की जो बात आपने कही, ये सारी सरकार की जो योजना है वो सारा ब्लॉक लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल पे। और अगर उसका अच्छे से एक्सक्यूशन नहीं हो रहा है तो ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी हैं पहले तो हम उनके पास शिकायत करें। अगर वो हमारी शिकायत को नहीं सुन रहे हैं तो फिर जो हायर अथॉरिटी हैं, जिले के कलेक्टर हैं, ये है, उनसे अगर हम बात करें, उनसे भी अगर मामला हमारा नहीं, वहाँ भी अगर कोई समाधान नहीं होता है तो फिर ऐसे मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, तो फिर रीट में जाना होगा, हाई कोर्ट। और रीट में जाने के लिए आपको कॉज ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा कि साहब मैं गया था, कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास गया था, उन्होंने मुझे कोई ये नहीं दिया, रिलीफ नहीं दिया, वहाँ से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला, तो फिर माननीय हाई कोर्ट उसमें रिट जारी करेगी, और कंसर्न अथॉरिटी को डायरेक्ट करेगी कि साहब इनका ये अधिकार है, इनको ये अधिकार आप दीजिए, और उनको वो अधिकार। दिक्कत क्या है कि सोसाइटी में साक्षरता की कमी के कारण लोगों को अपने अधिकार के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, और दुर्भाग्य ये है कि पढ़े लिखे लोग भी उनको इस में मदद नहीं करते हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि डीएलएसए हो या झालसा के तहत हमें से कुछ चलते रहता है, लोगों को अवेयर किया जा सके। हम लोग जजेज अब केवल कोर्ट में बैठ के न्याय नहीं करते हैं, हम लोग अब लोअर लेवल पे जाकर के, ग्रामीण लेवल पे जाकर के लोगों को अवेयर करने के लिए उनके क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं, कौन कौन से कानून हैं जिनकी जानकारी रखनी चाहिए। अगर उनको कोई परेशानी है तो हम लोग वहाँ भी ऑन स्पॉट भी उनकी बात सुनते हैं, उनसे एप्लीकेशन लेते हैं, और फिर उसको हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजते हैं। तो इसमें झालसा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। संपूर्ण स्टेट में हमें से कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलते रहता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कोविड पीरियड में भी झालसा का बहुत एक्टिव रोल रहा, बहुत। और अभी तुरंत देखा होगा आपने कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय एग्जीक्यूटिव चेयरमैन झालसा, इन लोगों का आदेश हुआ गवर्नमेंट को कि कोविड में जो बच्चे ऑर्फन हुए हैं, जिनके पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स नहीं हैं, और फिर उनका फेयर अवार्ड्स कहाँ हैं, प्रशासन को ये डायरेक्शन दिया गया कि आप उनको खोजिए, ढूंढिए, और ढूंढ करके उनको भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, आवास दीजिए, शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। अगर उनको फिनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो उनको फिनेंशियल असिस्टेंस दीजिए, क्योंकि ये ड्यूटी, स्टेट की ड्यूटी बनती है। और इसमें न्यायपालिका की बहुत सक्रिय भूमिका हो रही है। इन दिनों आप अक्सर पेपर में देख रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों को मीडिया लोगों को, अगर आप ऐसे फोरम है, मीडिया ऐसा फोरम है कि जितना काम हम लोग नहीं कर पाएंगे उससे ज़्यादा काम, क्योंकि मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसको लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इससे बहुत जानकारी लोगों को होती है। इसीलिए हम यहाँ चर्चा भी करते हैं। चर्चा के पीछे ये है कि हम बता सके लोगों को कि भाई आपके लिए यह प्रावधान, प्रोविज़न है, यह एक्ट है। जैसे कि 25% रिजर्वेशन है कि बीपीएल में अगर आप हैं तो आप कैसे वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप आंगनबाड़ी के लिए एलिजिबल हैं तो कैसे ले सकते हैं। सरकार ने घोषणा की कोविड पीरियड में कि बच्चों के लिए भी अलग से राशन की व्यवस्था की जाए। वो राशन की व्यवस्था कैसे होगी, जो आंगनबाड़ी बंद कर दिए गए। आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी है लेकिन आंगनबाड़ी चल नहीं रहा है। आंगनबाड़ी चल रहा है लेकिन उसमें अटेंडेंस बनता है, उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो इस तरह के जो मामले होते हैं, अगर अवेयर होते तो इस तरह का मामला होता नहीं। एक तो यह भी है, दूसरे ये कि जो अवेयर है वही सारी गड़बड़ी ज़्यादा कर रहे हैं। जो अवेयर है वो सारी गड़बड़ी ज़्यादा करें। तो इन स्थितियों में बच्चों के और महिलाओं के संरक्षण के, जैसे कि एक छूट गया सवाल का जवाब, वो है बाल विवाह का। बाल विवाह भी बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर कुपोषण का। जी। इसलिए कि कुपोषित बच्चे जन्म लेते हैं, फिर वो चीज़ें बढ़ती हैं। तो उनको रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए क्या प्रावधान है, कैसे वो हो सकता है? बाल कौन मदद रोकने के लिए तो कोर्ट में भी मामला को लाया जा सकता है, फिर CWC और वगैरह इन सारे इसमें फोरम में भी लाया जा सकता है। फिर आपको ब्लॉक में एक CDPO वगैरह होते हैं, उनके पास भी ऐसे मामले को रिपोर्ट किया जा सकता है, उस पर कार्रवाई होती है। और अगर मैंने बताया ना कि अगर जो कंसर्न अथॉरिटी हैं अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वैसे स्थिति में इन जनरल, फॉर इंडिविजुअल नहीं, अगर इन जनरल कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ये आ रहा है, तो उस पर हाईकोर्ट रीट के इसमें
या इस हाईकोर्ट के सामने अगर मैटर आता है रिट जुरिस्डिक्शन में तो डायरेक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डीएलएस है वहाँ से भी डीएलएसए से भी डीएलएसए से होता है। वही तो मैंने जो बताया PLVs आपको। है, PLVs है, जी, जी, PLVs जी, से मैंने बताया आपको कि जो भी प्रॉब्लम होता है वो लिख करके दे या ऑरली दे, तो जितने भी PLV वगैरह है वो कलेक्ट कर लेते हैं उनसे फॉर्म, और फिर वो रिपोर्ट करते हैं, चाहे ब्लॉक स्तर का हो या जहाँ की बात हो, वो देते हैं और करवाते हैं, उसमें उनकी मदद करते हैं। वो एक बहुत बड़ी संस्था है जो लोगों की मदद के लिए आगे आकर के खड़ा है। महिलाएं देश की दुनिया की सिर्फ आधी आबादी नहीं है। महिलाओं के जिम्मे में पूरा परिवार, पूरा घर ही है। वही गढ़ती हैं कुम्हार की तरह एक बेहतर व्यक्तित्व, एक बेहतर बच्चा जो जाकर के भविष्य बनता है। इनके संरक्षण के लिए, इनके कानूनी हक के लिए सरकार के तरफ से, संविधान की ओर से और कानून में जो सारे प्रावधान किए गए हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा की, पिछले 6 सालों से हम आपके साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं, वो उन तक नहीं पहुंचा है। तो आप जो दर्शक देख रहे हैं, आपकी जवाबदेही बनती है कि आप उन तक पहुंचाएं ताकि वो अपना हक ले सकें। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने मुझे